हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इंडियन सोसाइटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के विद इन द चैप्टर ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर लेक्चर 3 जो यहाँ पे, और PDF एंड नोट्स सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट for my efforts, as well as do subscribe to the Telegram channel by scanning this QR to get the more update and study material. So let's begin. So Indian society and the future of Indian society. So religious diversity in India. As we all know that there are multi religions in India. There are various types or various religion. Almost every religion of the world can be find here. Same इसीलिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ अ कंट्री इन विच एवरी ग्रेट रिलीजन फाइंड्स अ होम। दैट इज़ अ सेइंग ऑफ एनी बीसेंट। तो आपको याद रखना चाहिए। अभी रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पास में इंडिया के अंदर एक ही रिलीजन नहीं है। यहाँ पे तरह तरह के रिलीजन आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंदुइज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, जोरोस्ट्रियज़म है, और भी कई सारे छोटे छोटे सेक्ट हैं। सो रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ यूनिक आस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज कल्चरल एज वेल एज द सोशल फैब्रिक। हमारे कल्चर और सोशल फैब्रिक का दोनों का पार्ट है हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी। सो इंडिया इज़ अ होम टू डाइवर्स रेंज ऑफ रिलीजियस बिलीव विथ हिंदुइज़म, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है, बुद्धिज़्म है, Jainism being the most widely practiced religion. It is often referred as the land of spirituality and philosophy. इसलिए भारत को किस चीज़ का लैंड भी कहा जाता है? इंडिया इज रिगार्डेड एज अ लैंड ऑफ spirituality and philosophy. Now due to its rich religious heritage के कारण some facts regarding the religious diversity in India. So according to the caste census of 2011, आप यहाँ पे देख सकते हो 2011 की जो caste census का डाटा हमारे पास में है। Hinduism followed by population 2011 population. So 79% of the population are Hinduism. There is a rate of minus point something, so decline in the population. Then Muslim population 14% of the total populations and increase plus 0.8%, Christian 2.3%, and Sikh considered as a 1.7% of the total population. Then Buddhist 0.7, Jain 0.4, others 0.7. So one thing you have to remember for the prelims point of view, स्पेसिफिक रिलीजन का कितना पोर्शन है पॉपुलेशन का, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो हिंदुइज्म मैक्सिमम है, then Muslims, then comes your Christian, then comes your Sikhism, then comes your Buddhism, then comes Jainism. Jainism लास्ट है, बुद्धिज़्म पहले है, और इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सो हिंदुइज़म इज़ द लार्जेस्ट जो रिलीजन है, कंसिस्ट ऑफ मैनी सब ग्रुप्स विद इन इंडिया। फॉर एग्जांपल वैष्णव बोलते हैं, सेवाइट्स होते हैं, सक्ताज होते हैं, और समरताज होते हैं। Islam is the second largest religion in India, includes the subgroups like Shia, Sunni, Ahmadiyya, etc. Many tribal groups follow animistic and naturalistic religion. तो कुछ ट्राइबल्स हैं जो रिलीजन में नहीं मानते हुए बल्कि दे आर नेचुरल वर्शिपर्स, दे वर्शिप द नेचर, और नेचुरलिस्टिक रिलीजन्स में मानते हैं। एवरी रिलीजन हैज़ अ डाइवर्स बिलीव, कस्टम्स एंड फेस्टिवल एसोसिएटेड विद इट, है ना। फॉर एग्जांपल हिंदुइज़म में होली, दिवाली मनाया जाता है, तो इस्लाम में ईद और मुहर्रम मनाए जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में गुड फ्राइडे और क्रिसमस टाइप फेस्टिवल बनाए जाते हैं। सच डाइवर्सिटी इज़ कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिक ब्लेंड ऑफ बिलीव एज वेल एज प्रैक्टिसेस दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक ही ज़मीन पर इतने सारे डिफरेंट रिलीजन हैं, तो बिलीव सिस्टम अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज़म बिलीव इन अ मल्टीपल गॉड्स, whereas Islam believe in only one almighty power. हिंदुइज़म मूर्ति पूजा करते हैं, इस्लाम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। दे डोंट बिलीव इन अ मूर्ति पूजा, और दे डोंट बिलीव इन अ शेप ऑफ अ गॉड और almighty. So
बिलीफ सिस्टम में डाइवर्सिटी है, इतना कल्चरल ब्लेंड एक ही ज़मीन पर कहीं और देखने को नहीं मिलता हमें दुनिया भर में. नाउ सो रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर, बट समटाइम्स इट बिकम्स अ चैलेंज और कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. बिकॉज फर्स्ट देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी, समटाइम्स माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. सेकेंड इज देयर इज़ अ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन. अब रिलीजियस डाइवर्सिटी के कारण पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट और जो मेजर रिलीजन है दे आर फेवर्ड बाय द पॉलिसीज़ और डिसीजन मेकर्स, सो माइनॉरिटीज़ आर एक्सप्लॉयटेड. देन सोशल हारमनी चैलेंज है, कभी कभार आप देखते हो टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं एक दूसरे से. दैन लीगल डिस्प्यूट्स आर देयर, तो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं रिलीजन के बेस पर. फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए. देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात होती है, हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम्स को वोट देंगे, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम्स खतरे में हैं, क्रिश्चियनिटी वाले लोग माइनॉरिटी में चले जा रहे हैं. इस तरीके से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी होती है और पॉलिटिशियंस रिलीजन कार्ड को वोट बैंक के लिए खेलते हैं. देन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ रेडिकलाइजेशन. रेडिकलाइजेशन मतलब एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं रिलीजियस बिलीफ को लेकर, है ना. फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम वायलेंस एडप्ट किए जाते हैं कई बार कई रिलीजियस ग्रुप से. फॉर एग्जांपल आपने गोधरा में रियॉट्स देखे होंगे और कई जगह ऐसे हिंसक झड़पें और लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ रिलीजन. सिंपल. सो challenges in the religious diversity in India are multifaceted and complex challenges हैं. Despite the benefit of the religious diversity, several challenges arise from the coexistence of different religious beliefs and practices. तो हमें फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, दोनों हैं हमारे साथ में. अब हमें रिलीजियस हारमनी कैसे बनाए रखनी है इसकी बात करें. अब हैं तो देश के अंदर हिस्सा एक ही है ना. यहाँ पे हिंदू को भी रहना है, मुस्लिम्स को भी रहना है, क्रिश्चियंस को रखना है, सिख को भी रहना है, जैन को भी रहना है, बुद्ध को भी रहना है, बुद्धिज़्म्स को रहना है. तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इसके बारे में हम जल्दी से देखते हैं. सो वे फॉरवर्ड टू मेंटेन द रिलीजियस हारमनी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन द लीगल फ्रेमवर्क. देयर इज़ अ नीड ऑफ अ लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथनिंग द लॉज अगेंस्ट द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट स्पीच. फॉर एग्जांपल IPC सेक्शन 153 है और 295A. सो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ इतनी आसानी से ना बोले. हेट स्पीच उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. तो हमें कानून एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है. सेकेंड इज़ एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग द एजुकेशन अबाउट द डिफरेंट रिलीजन इन द स्कूल क्यूरिकुला टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द रिस्पेक्ट. अगर बच्चों को हम सिखाएंगे कि हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, तब जाके बड़े होकर वो बच्चे किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट, है ना, फेक न्यूज़ पढ़ के इतना वायलेंस नहीं करेंगे. तो हमें एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है. देन इंटरफेथ डायलॉग की ज़रूरत है. अगर आप अपने ही घर में बैठे रहोगे, एक कुएं के मेढक बन जाओगे, तो फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज़ करें, मुस्लिम हिंदू को क्रिटिसाइज़ करें, क्रिश्चियन को क्रिटिसाइज़ करें, घर बैठे बैठे एक दूसरे से बातें नहीं करनी है, कभी एक दूसरे से बातें नहीं की, डायलॉग नहीं किया. सो एक डिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है. डिफरेंट रिलीजन्स टू डिस्कस द कॉमन वैल्यूज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है. देन देयर इज़ अ नीड ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन. मीडिया रिप्रेजेंटेशन मतलब है एनकरेजिंग द मीडिया टू पुट रिलीजियस डाइवर्सिटी पॉजिटिवली एंड एक्यूरेटली. तो आजकल कई बार मीडिया गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि एक पर्टिकुलर धर्म ने दूसरे पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट मोर्चा खोल के रखा है. फॉर एग्जांपल लव जिहाद और अदर टाइप ऑफ जिहाद एज वेल एज UPSC जिहाद तक आपने सुना होगा न्यूज़ में. तो मीडिया को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, मीडिया को सेंसिटिव और अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म को, हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी को नेगेटिव हार्म ना पहुँचाए.
Then there is a need of cultural exchange program. So what is a cultural exchange program? Simply promoting the programs that celebrate diverse religious traditions. तो स्कूल्स में सिर्फ ऐसा ना हो कि दिवाली के फेस्टिवल बनाए जा रहे हैं या फिर रामायण ही हो रही है, महाभारत हो रही है, माइनॉरिटी रिलीजन्स भी हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम्स के फेस्टिवल्स भी होने चाहिए, क्रिश्चियन फेस्टिवल होने चाहिए, मैरी क्रिसमस और क्रिसमस का फेस्टिवल भी हो, वहाँ पे बुद्धिज़्म का भी फेस्टिवल हो, जैनिज़्म का फेस्टिवल्स भी हो. दीज आर द कल्चरल एक्सेस प्रोग्राम शुड बी देयर. Then there is a leadership role, need of leadership role, empowering religious leaders. तो जो religious leaders हैं उन्हें पीस और यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए अपने फॉलोअर्स के लिए. फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस से नारे लगाए जाएंगे या फिर ऑर्डर लेके लेंगे, है ना, रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो जनता को एड्रेस करें, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो दंगे हो जाएंगे, लड़ाइयाँ होंगी. बट अगर वो पॉजिटिव करेंगे कि नहीं, हमें पीस और यूनिटी के साथ में रहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, तब ये बात बनेगी. कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द रिलीजियस कन्फ्लिक्ट. तो कोर्ट और लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर बियॉन्ड जाके हमें लोगों को आपस में लाकर उनके बीच में समन्वय बनाना पड़ेगा, कोएग्जिस्टेंस, कम्युनिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोगों के बीच का मिसट्रस्ट जो वो कम हो सके. एक कन्फ्लिक्ट जो भी होते हैं सोसाइटी के अंदर वो आपस में पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किए जा सके. सिंपल फॉर एग्जांपल एक ही दिन पे अगर मुहर्रम है और एक ही दिन पे अगर कोई और हिंदू फेस्टिवल है, ताजिया निकल रहे हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल है, दो अदर डिफरेंट रिलीजन्स को एक ही टाइम पर जुलूस निकालना है, तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े हों, दोनों आपस में बैठकर एक टाइम डिसाइड कर लें ऊपर नीचे, तो पीसफुल तरीके से दोनों प्रोसेसन निकाले जा सकते हैं. देन देयर इज़ अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, द गारंटिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 and 28 and protecting the rights of minorities, religious minorities. 29 और 30 में है जो भी हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, माइनॉरिटी राइट्स दिए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड किया है, उनको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है. दैन देयर इज़ अ नीड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो किसी भी धर्म के फॉलोअर्स को ये ना लगे कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके साथ में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करती है सरकार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो गवर्नमेंट को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करने की ज़रूरत होती है. सो यहाँ तक हमने देख लिया है व्हाट आर रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, दैन द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैन द चैलेंजेस along with the religious diversity, then way forward, how should we maintain and what are the measures to be taken to maintain the religious harmony in the society. Now the next heading is linguistic diversity. So the diversity in the sense of language, है ना. तो जैसे भारत में कहा जाता है कि हर 100 किलोमीटर पे आपके साथ में बोली और भाषा चेंज होती रहती है. सो ये है हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. So linguistic diversity in India is known for its rich variety of language spoken by over 1.3 billion people or 4 billion people with more than 22 official languages हमारे पास में है. और linguistic diversity, India's linguistic diversity is fascinating. This diversity has been shaped by centuries of history, including the migrations, invasions, colonial rule, conquest, ट्रेड एक्सेट्रा. कई लोग बाहर से आते गए और यहाँ पे अपना घर बना लिया इंडिया को, तो कई सारे लैंग्वेज डेवलप हो गई, डायलैक्ट्स डेवलप हो गए. सो दीज लैंग्वेजेस आर नॉट जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये सिर्फ वे ऑफ कम्युनिकेशन के जरिया नहीं है, बट दे आर डीपली विवन इनटू इंडियाज़ आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंसिंग इट्स कल्चर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को भी अच्छी खासी तरीके से प्रभावित किया. फॉर एग्जांपल प्राकृत लैंग्वेज बुद्धिज़्म से कनेक्टेड रहा, दैन पाली लैंग्वेज जैनिज़्म बुद्धिज़्म से कनेक्ट हुआ, है ना. खरोस्ती स्क्रिप्ट हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में आया. गंधार कल्चर जो गंधार आर्ट है उसके साथ में लिंक हुआ. इंडो ग्रीक आए, बैक्टीरियंस आए, फिर यूरोपियन से आए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोशन हुआ. दैन आज का कल्चर हमारा इंडिया का सोसाइटी जो है इंग्लिश भी जानती है, हिंदी भी जानती है और मल्टी कल्चर मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है. सो अकॉर्डिंग टू द कास्ट सेंसस डाटा, मोर देन 19,500 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स आर स्पोकन एज अ मदर टंग इन इंडिया. कितनी बड़ी बात है. 19,500 भाषाएँ लगभग बोली जाती हैं भारत में एज अ मदर टंग.
22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंसनड हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. 96% of the population of the country uses one of these 22 scheduled languages as their the mother tongue. 97% of the people इन 22 में से किसी ना किसी एक भाषा को ज़रूर बोलते हैं. As per the caste census, 121 language have more than 10,000 speakers. ऐसी 121 भाषाएं हैं जिसके स्पीकर्स 10,000 से ज़्यादा हैं. अपने आप में सोचकर देखिए, दैट इज़ द स्कोप एंड द रेंज ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया. नाउ व्हाट आर द इशूज़ विद द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी? कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ इशूज़ भी हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ में. तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन बैरियर. कई बार हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन हमारी भाषा अलग है और सुनने वाले की भाषा अलग है. विद सो मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी चैलेंजिंग, स्पेशली इन अ मल्टीलिंगुअल रीजन. फॉर एग्जाम्पल तमिल में, है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर वेस्ट बंगाल जाओगे वहाँ पर एक हिंदी बेल्ट है, तो एक हमारा राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी, यहाँ पर आप हिंदी बोलते हैं बिहार में. बट नॉर्थ वेस्टर्न में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर का सामना करना पड़ता है. देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन. अब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कैसे होता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कारण? फॉर एग्जांपल लैंग्वेज कैन बी अ सेंसिटिव इशू लीडिंग टू द कन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस. तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है तो लेकिन मान लीजिए लोगों को हिंदी चाहिए, आपने हिंदी का यूज़ कर लिया, मान लीजिए लोकल पीपल को तमिल चाहिए, तेलुगु चाहिए, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी बढ़ जाता है कि उनको लैंग्वेज भी बढ़ानी पड़ेंगी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है लैंग्वेज के बेस पर पॉलिटिक्स करना, अपने आप की आइडेंटिटी लैंग्वेज से लिंक कर देना. सो लैंग्वेज कैन बी अ सेंसिटिव इशू लीडिंग टू द कन्फ्लिक्ट टेंशन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज डाइवर्सिटी. अगेन यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो गया, ये नहीं था, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज, है ना. सेम द्रविड़ मूवमेंट है, इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मूवमेंट बेस्ड ऑन द रिलीज ऑन द लैंग्वेज. देन कम्स द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस. एक सबसे बड़ा इशू है. तो मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया आर एंडेंजर्ड, रेजिंग कंसर्न अबाउट देयर प्रिजर्वेशन एंड द पोटेंशियल लॉस. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल संस्कृत. अब संस्कृत को कौन पढ़ रहा है और कितना यूज़ होता है आप जानते हो. तो प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस इज़ अ बिग चैलेंज. मोस्ट ऑफ द यूजर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन इशू. एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ती हैं फॉर द ऑफिशियल यूज़, चैलेंजिंग लीडिंग टू द डिबेट्स एंड द डिसएग्रीमेंट. तो अब जो भी ऑफिशियल गैजेट में लैंग्वेज यूज़ होगी तो वो इंग्लिश होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होगी. अब लोकल पीपल क्या करेंगे, डिसकंटेंट हो जाएंगे और डिमांड करेंगे कि लोकल लैंग्वेज को भी यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर जाके अगेन आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है. एक स्टैंडर्ड फॉलो करना, एक स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल होता है. नाउ इस केस में अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को किस तरीके से हम मेंटेन करते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकें, पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकें. सो फर्स्ट इज़ 3 लैंग्वेज फार्मूला दैट वाज प्रमोटेड बाय कोठारी कमीशन. सो कोठारी कमीशन ने एक 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया था, जिसका मतलब है कि एक रीजनल लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश के साथ में पढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए. तो हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, प्लस रीजनल लैंग्वेज होगी. दैट इज़ अ 3 लैंग्वेज फार्मूला. दिस अप्रोच हेल्प्स ब्रिज द लिंग्विस्टिक गैप while preserving the regional language and the culture. तो बच्चे और रीजन में एक स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा. बच्चे इंग्लिश भी सीखेंगे, हिंदी भी सीखेंगे और अपनी रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग भी सीख रहे होंगे. तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई टेंशन डिस्प्यूट्स भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड ऑनलाइन रिसोर्सेज इन द रीजनल लैंग्वेजेस एंड ऑफर ट्रांजैक्शनल सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल ई भाषिन ऐप है. ई भाषिन ऐप है. OTT प्लेटफॉर्म सपोर्ट promote the regional content, so we have to use of technology. For example AI. अब AI का यूज़ करके, ChatGPT का यूज़ करके आप किसी भी लोकल डायलैक्ट में, लोकल लैंग्वेजेस में
कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उसको इनपुट देने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और फिर आप उससे आउटपुट लोगे अपनी लोकल लैंग्वेजेस में, जो पॉसिबल नहीं था आज से पहले, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम था कि आपको नीट, जेई एडवांस और फिलॉसफी और कई सारे सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन, जो आप तमिल, तेलुगु, छोटे कन्नड़ और भी कई मलयाली लैंग्वेज में ले सकें, मिल सकें। नेक्स्ट इज़ अ प्रिजर्वेशन एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। हमें एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं उसका प्रिजर्वेशन करने की ज़रूरत है और उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि ग्रेट अंडमानीज लैंग्वेज है, असुर है, देन बाल्टी है। दीज आर द लैंग्वेजेस वी नीड टू प्रिजर्व। हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, स्कीम्स लानी चाहिए और बढ़ावा देना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ अ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की ज़रूरत है। एक इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू इम्प्लीमेंट द मॉनिटरिंग द लैंग्वेज पॉलिसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक ब्यूरो है, लैंग्वेज ब्यूरो, जिसका काम क्या है, लैंग्वेजेस का प्रमोशन करना, प्रिजर्वेशन करना, प्रोटेक्ट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो इसका एक बेहतरीन तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ हो लैंग्वेज ब्यूरो का, ये हमें फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। UNESCO has recommended the use of mother tongue in the early years of schooling to improve the cognitive skills reflected in new education policy 2022। हमें मदर टंग को प्राइमरी एजुकेशन में बढ़ावा देना चाहिए। दैन अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है टू प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी टू कर द लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। हमें भारत की एकता, अखंडता को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ में रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करना है, और हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को कि किसी भी लैंग्वेज का हमें डेक्लाइन नहीं करना है, डिनाई नहीं करना है। हर लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश भी ज़रूरी है, ताकि हम देश में एक स्टैंडर्ड फॉलो कर सकें, एक स्टैंडर्ड बना सकें ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। सो आई होप यहाँ तक हमने रिलीजियस डाइवर्सिटी और लैंग्वेज डाइवर्सिटी देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हों। यहाँ का PDF और नोट्स वगैरह मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सारे के सारे मैं क्वेश्चंस कुछ जो मुझे लगेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर बताएं कि मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी लर्निंग स्किल्स और टीचिंग स्किल्स भी। आपको समझ में आती हैं चीज़ें या नहीं आती हैं, क्या गैप है, मुझे किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।